ठीक है, तो लास्ट जो अपना लेक्चर था उसके अंदर हम लोग ना इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। और इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने तुम्हें बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट एक्चुअली 2 टाइप का होता है, और उसमें से एक टाइप के बारे में हम आज बातें करेंगे। ठीक है ना, आज उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने तुम्हें कल समझाया ही था कि भाई जैसे सपोज़ ये कार्बन की चेन है और उसके अंदर ना यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो हमने क्या बोला कि भाई ये जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है ना, इसमें दोनों अलग अलग टाइप के एटम है, मतलब ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, दोनों अलग अलग एटम्स हैं। तो भाई ये जो बॉन्ड है, ये जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, इसमें क्या होगा, इसमें कोई ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो होगा ही होगा। तो हमने क्या बोला, हम उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पे जो चार्ज सेपरेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग 0 पॉइंट मान लेते हैं, या हम उसको रेफरेंस मान लेते हैं, हम उसको रेफरेंस मानते हैं। अब मान लो कि जहाँ पे हाइड्रोजन लगा है ना, वहाँ पर मैं उसको रिप्लेस कर दूँ किसी ग्रुप जी से, मैं उसको किससे रिप्लेस कर दूँ, जी ग्रुप से रिप्लेस कर दूँ, और मैं क्या बोलूँ कि भाई ये जो जी ग्रुप है ना, वो इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, इस पर्टिकुलर बॉन्ड के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचता है अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचता है। तो हम क्या बोलेंगे कि इस जी के ऊपर तो डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा और सी के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऐसा ग्रुप या एटम, ठीक है ना, ये एटम भी हो सकता है, ये ग्रुप भी हो सकता है। तो जी क्या हो सकता है, जी कोई एटम भी हो सकता है या ये कोई ग्रुप भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, ऐसा ग्रुप या एटम जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है ना, तो ये विच अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं कि ये -I इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप हैं। कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट, मैंने तुम्हें क्या बोला था, देखो कल भी मैंने बताया था कि इंडक्टिव भी 2 टाइप का होता है। एक वो जो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दी जाए, जहाँ पे वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिपेल करे, एक वो जिसमें वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करे। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, हम ऐसे इफेक्ट को पढ़ रहे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो अट्रैक्ट कर रहा है। ये जो जी है उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट किया ना अपनी तरफ, तभी तो उस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आया है। अब डेल्टा नेगेटिव क्यों आया भाई, ये अट्रैक्ट किसको कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है ना। और बताओ इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं -I इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, -I इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी तुम लोगों को समझ में आनी चाहिए थी कि एक्चुअली कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड था उसको हमने रेफरेंस के तौर पे माना। क्या माना उसको हमने बोला कि भैया ये तो हमारे लिए रेफरेंस है, इसके रिस्पेक्ट में ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स या ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचे अपनी तरफ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो ग्रुप -I इफेक्ट को एग्जिबिट कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अब मैं क्या करूँगा, तुम्हें कुछ एक ग्रुप्स या कुछ एक एटम्स की एक सीरीज दूंगा, ठीक है ना, तो उसको तुम्हें याद नहीं रखनी, उसके बारे में हम थोड़ा सा अभी डिस्कशन कर लेंगे। तो याद मत रखना, उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट थोड़ा सा ना बेसिक आइडिया रहना चाहिए उसका। तो मैं -I सीरीज़ लिख रहा हूँ एक, तो अभी हम उसको ना थोड़ा सा समझने की भी कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो पहला जो आता है वो है NF3+, ठीक है ना, NF3+। उसके बाद में आता है मेरे पास में NR3+, फिर आता है NH3+, फिर आता है NO2, उसके बाद में आता है CN, फिर उसके बाद में ये कंटिन्यू रखा है आगे, फिर आता है COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, फिर फ्लोरीन, फिर उसके बाद में क्लोरीन, फिर उसके बाद में ब्रोमीन, और फिर उसके बाद में कौन, आयोडीन। फिर उसके बाद में आता है हमारे पास में एस्टर ग्रुप COOR, और उसके बाद में हमारे पास में आता है OR ग्रुप, उसके बाद में आता है OH ग्रुप, उसके बाद में हमारे पास में आता है NH2 ग्रुप, और उसके बाद आता है C≡CH मतलब एसिटिलीन ग्रुप। फिर आता है हमारे पास में PH मतलब फिनाइल रिंग, बेंजीन रिंग, ठीक है, और फिर उसके बाद में आती है हमारे पास में CH≡CH2। ठीक है, तो अब पहली बात तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि भैया PH का मतलब क्या है, PH होता है फिनाइल रिंग, ठीक है ना, जिसको तुम इस फाई से भी डिनोट करते हो, और वो कुछ नहीं है, वो बेंजीन रिंग है बस। ठीक है, बेंजीन रिंग को हम PH से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, बस सिंपल सी बात है। अब देखो ये सीरीज़ है ना, इसको कई लोग क्या याद करने बैठ जाते हैं, याद मत करो इसको, कोई मतलब नहीं है, सेंसलेस चीज़ है वो, ना तुम्हें याद रहेगी, कुछ टाइम बाद में तुम भूल जाओगे। तुम्हें इसको कंप्लीटली याद नहीं रखना, बट समझना है। कुछ एक की पॉइंट्स हैं इस सीरीज़ के बारे में जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि मैं बता दूँ। देखो तुम नोटिस कर रहे होगे कि यहाँ से यहाँ तक तुम्हारे पास में वो वाले ग्रुप्स हैं जिनमें नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्या है कि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने पर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचने लग जाता है। तो तुम इसको ऐसा समझो कि मान लो मेरे पास में ये कार्बन चेन थी
और इसके पास में मेरे पे NF3 ग्रुप लगा हुआ है, NF3 ग्रुप लगा हुआ है। तो NF3 ग्रुप लगा हुआ है, तो एक बात बताओ, इस पे मैंने ना इस नाइट्रोजन पे चार्ज निकालने का मैंने मतलब फॉर्मूला बता रखा है तुम्हें। फॉर्मल चार्ज जो है वही कंसेप्ट लगता है यहाँ पे, बट उसको निकालने का हम बहुत ही सिंपल तरीका समझते हैं। देखो नाइट्रोजन के पास ग्राउंड मतलब एक्साइड मतलब ग्राउंड स्टेट में उसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर। तो नाइट्रोजन जो है वो क्या होता है 1s2 2s2 2p में कितने 3, ठीक है ना, 2s2 2p3। इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बट नाइट्रोजन ने जो बॉन्ड बना रखे हैं, जो 4 बॉन्ड बना रखे हैं नाइट्रोजन ने जो 4 बॉन्ड बना रखे हैं, उसमें से तुम ये बताओ नाइट्रोजन के खुद के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, जो अभी भी मैंने डिनोट किए। मैं वापस से हाईलाइट कर देता हूँ इनको। देखो ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के खुद के केवल 4 इलेक्ट्रॉन है, 5 होने चाहिए थे। तो बताओ नाइट्रोजन को नेट कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस है, 1 इलेक्ट्रॉन का, प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस है। इसीलिए नाइट्रोजन पर क्या आया है, पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, ठीक है। तो नाइट्रोजन को इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस है। देखो 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 4 ही है बेचारे के पास में, तो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस है ना। तो वो उस इलेक्ट्रॉन के लॉस को क्या करना पड़ेगा, उसको भरपाई करने की कोशिश करेगा। भाई तुम मान लो तुम बिजनेसमैन हो, तुमने कहीं क्या नाम से पैसा इन्वेस्ट किया, अब तुम्हें पैसे का नुकसान होने लग गया, तो तुम क्या कोशिश करोगे कि यार तुम्हारा पैसा वापस आना चाहिए ना। तो सेम काम इसके साथ भी है। नाइट्रोजन के पास 5 होने चाहिए थे, 4 ही हैं, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ क्या करने लग जाता है, खींचने लग जाता है। इसीलिए नाइट्रोजन पे जब भी पॉजिटिव चार्ज आता है ना, तो वो कैसा बन जाता है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बन जाता है। तो ये बात ध्यान रखना कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा उसके बाद में, है ना, नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, फिर CN ग्रुप आ जाएगा। अब CN में देखो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, मतलब परसेंटेज s करेक्टर कितना है, 50% है। तुम्हें पता ही है कि जिसका परसेंटेज s करेक्टर जितना ज़्यादा होता है वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। ये कहानी हमें पता है कि भाई परसेंटेज s जो है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। जिसकी परसेंटेज s करेक्टर सबसे ज़्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो एक तो इसमें परसेंटेज s एक तो 50% परसेंटेज s करेक्टर है, ऊपर से वो जुड़ा हुआ भी नाइट्रोजन के साथ में, जो नाइट्रोजन खुद भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बन जाता है। फिर उसके बाद में हमारे पास आता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, फिर हमारे हेलोजन्स आते हैं। अब हेलोजन में तो हमें पता ही है कि भैया फ्लोरीन सबसे ज़्यादा ये शो करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है हेलोजन्स के अंदर। और वैसे भी क्या नाम से फ्लोरीन अगर पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो पॉलिंग स्केल पे उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 4 आती है, ठीक है। तो हाँ बहुत ज़्यादा क्या नाम से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है मतलब हेलोजन्स के अंदर। फिर उसके बाद में हमारे पास में ये ये आते हैं, क्या कहते हैं, एस्ट्रिक ग्रुप आता है, एस्ट्रिक ग्रुप आता है, ईथर आता है। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं, मतलब एल्कॉक्सी ग्रुप आता है, फिर हाइड्रोक्सी ग्रुप आता है, फिर NH2। अब देखो यहाँ पर देखो इसमें क्या है, तुम्हारे पास में भाई sp हाइब्रिडाइज्ड है ना, sp हाइब्रिडाइज्ड है तो इसका मतलब 50% एस करेक्टर है। परसेंटेज एस करेक्टर कितना है, 50%, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। फिर फिनाइल ग्रुप आता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई फिनाइल का कम क्यों है, इससे एसिटिलीन ग्रुप से फिनाइल का कम क्यों है। तो तुम अगर बेसिकली समझना चाहो तो तुम ऐसे समझ सकते हो कि भाई फिनाइल के अंदर ना हमारे पास में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आइटम होता है। जैसे मान लो सपोज मैं लेके बनाने की कोशिश करूँ तो मेरे पास में ये क्या है, CH है, और मैं वहीं पे एक ऐसा ले लूँ कि जहाँ पे कार्बन है और उसके ऊपर आगे क्या लगा हुआ है, बेंजीन रिंग लगी हुई है, ठीक है, ये है। और एक इसको भी कंपेयर कर लेते हैं इसके साथ में, C डबल बॉन्ड CH2। सपोज ये वाला ग्रुप भी लगा ही दिया मैंने, ठीक है, एक कार्बन और बढ़ा देते हैं इसके अंदर, ठीक है। देखो यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर कितना है, परसेंटेज एस यहाँ पे 50% है कि नहीं, क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आइटम है ये वाला। अब मान लो मैं इस वाले कार्बन आइटम के बारे में बात करूँ तो बताओ ये कार्बन आइटम कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और इसका परसेंटेज एस करेक्टर कितना आएगा बताओ, यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर यहाँ पे 33% आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे बताओ परसेंटेज एस करेक्टर कितना आ रहा है, परसेंटेज एस करेक्टर यहाँ पर तुम्हारा आ रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पे भी 33% है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई अगर इसका तो अंडरस्टूड है कि भाई इसका तो 50% है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, तो हेंस इसकी जो माइनस आई होगी, इस पूरे ग्रुप की जो माइनस आई होगी वो रिलेटिवली ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू फिनाइल और ये। बट फिनाइल की ज़्यादा क्यों है, इससे इस वाले ग्रुप से ज़्यादा क्यों है फिनाइल की, क्योंकि देखो फिनाइल में ये जो कार्बन आइटम है जो sp2 है, जिसको हमने अभी हाईलाइट कर रखा है, मतलब कौन सा, ये वाला, ये बगल में 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आइटम से लगा हुआ है।
ऑन द अदर हैंड इस वाले के अंदर ये वाला जो कार्बन एटम है वो एक ही sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से लगा हुआ है, तो डेफिनेटली फिनाइल की जो माइनस आई इफेक्ट होगी ना वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ये। अब ये क्या है, ये यार याद करने को तुम कर सकते हो, बट एक्चुअली क्या है तुम कुछ टाइम बाद में भूल जाओगे। अगर तुम्हें कुछ एक बेसिक तुमने जुगाड़ अपने मन में बना रखे हैं ना, तो तुम्हें कभी इसको याद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें माइनस आई सीरीज कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बस तुम्हें क्या थोड़ा सा इसको देख करके एक बार कुछ चीज़ें ना एनालाइज करने की कोशिश है। लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं और भूल जाते हैं, वो बोलते हैं कि यार चलो ठीक है अब क्यों देखना है इसे ज़बरदस्ती। तो ये काम मत करना कभी भी। तुम अगर माइनस आई सीरीज़ को याद करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम्हें याद रह जाए तो, बट मोस्टली लोगों को याद नहीं रहती है ना। तो बाकी ये है कि अगर तुम याद कर सकते हो तो भाई वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारे पास माइनस आई इफेक्ट के बारे में कुछ एक हमने बातें कर ली, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, मैं कुछ एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे, फिर हम उसमें देख लेते हैं किसका माइनस आई ज़्यादा आने वाला है। तो जैसे मान लो पहला तो मैं सिंपल ले ही सकता हूँ कि भाई मान लो तुम्हें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन दे दिया मैंने, इसमें तो तुम बता ही लोगे अपने आप। दूसरा यहाँ पे मैं क्या एक्चुअली कुछ और समझाना चाहता हूँ, है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला ये ले लिया मैंने, दूसरा मैंने ले लिया CF3 और एक मैंने ले लिया CCl3, ठीक है। एक और ले लेता हूँ मैं, तीसरा जो है वो क्या है, तीसरा जो मैं ले सकता हूँ वो है कि सपोज CCl3 ले लूँ मैं, फिर एक ले लूँ, अब ये क्या है, ये जुड़े हुए हैं किसी से, तो यहाँ पे कोई परेशान मत हो जाना कि भाई कार्बन की वैलेंसी तो आपने सेटिस्फाई नहीं करी है, ठीक है। ये किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, आगे किसी कार्बन चेन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। CCl3 है, फिर मैंने इसको ले लिया CHCl2, फिर मैंने ले लिया CH2Cl और फिर लास्ट में ले लिया CH3, ठीक है, या CH3 हटा दो इसको, ठीक है, इसको हटा दो, ठीक है। मैं ये तीन एग्जांपल ले रहा हूँ। अब तुम्हें इसमें बताना है कि भाई बताओ इसमें माइनस आई इफेक्ट का क्या ऑर्डर रहेगा, ठीक है। तो बहुत आसान है, देखो तुम्हें पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे ज़्यादा माइनस आई कौन होगा, फ्लोरीन का होगा। तो ध्यान रखना यहाँ पर तुमने किसका ऑर्डर बताया है, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर बताया है, ठीक है। और फ्लोरीन का माइनस सबसे ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि इन चारों ग्रुप के अंदर फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब यहाँ पर ना कई लोग थोड़ा सा अलग बोल देते हैं, वो क्या बोलते हैं कि भाई सर अगर माइनस आई का ऑर्डर ये वाला है, तो अगर मैं इसी में मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर निकालना चाहूँ, तो उस केस में प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, और वो सरासर गलत है, ये सरासर गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तो माइनस आई ही शो कर रहे हैं, वो प्लस आई तो शो ही नहीं करते। तो ये इन्वर्स रिलेशन वाला काम मत खेलो यहाँ पर ये मत सोचना कि भैया फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका मतलब अगर हेलोजेंस के अंदर फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसका माइनस ही सबसे ज़्यादा होगा। कई लोग एक्स्ट्रा होशियार बन जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो इसको उल्टा करके बोल देते हैं कि सर इसका मतलब ये है कि आयोडीन का प्लस ही सबसे ज़्यादा होना चाहिए। नहीं, अरे प्लस आई और माइनस आई तो हम लोग ना कार्बन हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं हमेशा। कार्बन हाइड्रोजन को हमने बोला रेफरेंस, ठीक है। तो अगर तुम कार्बन आयोडीन भी लोगे ना तो आयोडीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा ही, तो वो कभी भी प्लस आई इफेक्ट शो ही नहीं कर सकता, वो माइनस आई ही शो करेगा। तो तुम कभी भी इसके लिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के लिए तुम कभी भी प्लस आई का ऑर्डर नहीं लिखते हो, तुम हमेशा किसका लिखते हो, माइनस आई का ऑर्डर लिखते हो। ये बहुत ही जनरल मिस्टेक है जो लोग करते हैं, ठीक है ना, ये यूजुअली नेग्लेक्ट कर दी जाती हैं, लोग बताते नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें तुम्हें अगर समझनी है तो थोड़ा सा ना एक दिमाग को खोल करके एक सीखने वाले एटीट्यूड के साथ में चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, तुम कभी ऐसा नहीं कर सकते कि तुमने एक ऑर्डर बना दिया और फिर तुमने बोल दिया कि मैं उसका उल्टा करके और ऐसे लिख सकता हूँ, ये सरासर गलत है, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो मैं CF3 और CCl3 ले लूँ तो तुम जानते हो कि भाई यहाँ पे कार्बन 3 फ्लोरीन आइटम है जुड़ा हुआ है। फ्लोरीन कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो डेफिनेटली इसका माइनस आई ज़्यादा आएगा, तो मैं यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर बता रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली मान लो मैं इस वाले के अंदर आ जाता हूँ, CCl3, CHCl2, मुझे पता है कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर ये आने वाला है। फिर कह रहा हूँ दिमाग मत लगाना, कभी भी इसको उल्टा करके ऐसा मत लिख देना कि भैया अब ये तो प्लस आई का ऑर्डर बन गया, ठीक है। तो वो क्या है, वो थोड़ा सा जब हम ऐसा कर देते हैं ना, कभी एग्ज़ाम में आ जाता है तो फिर हम गलती करते हैं, फिर हम तो क्या है पेपर दे करके आते हैं, हम खुश होते हैं कि भाई हमने तो फोड़ दिया, आग लगा दी हमने। घर आते हैं देखते हैं तो हमें पता चलता है हम खुद ही फूट गए, ठीक है। तो ऐसी गलती मत करना कभी भी, ठीक है, थोड़ा सा समझ के करो चीज़ों को। अब ये चीज़ें ऐसी हैं ना यार कि मतलब यूजुअली बताई नहीं जाती,
तो यहाँ पर क्या है, अब मैं तुम्हें इंडक्टिव इफेक्ट पूरा एक लेक्चर में यही समझा रहा हूँ ना, तो उसका कुछ रीज़न है, ठीक है ना। तो अब अगर मान लो मैं तुम्हें पूरा वही दे देता तो तुम्हें समझ में नहीं आती चीज़ें, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो काम का डिस्कस कर रहे हैं। चलो, तो अब हम लोग ना आगे बढ़ जाते हैं। ये तो हमारी कहानी हो गई यहाँ तक कि अब हम लोग कुछ एक एप्लीकेशन टाइप का देख लेते हैं कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑल दो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, हम सारे डिस्कस नहीं कर सकते अभी, ठीक है। धीरे धीरे जो आते जाएंगे वो हम डिस्कस करते जाएंगे एक एक करके, ठीक। बट मैं यहाँ पर ना एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे मान लो हम कार्बोकेटाइन का एग्जाम्पल ले लें। हम क्या करें, हम कार्बोकेटाइन का एग्जाम्पल ले लें, तो कार्बोकेटाइन के ऊपर ना हमेशा -I इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप क्या करेगा, उसको डिस्टेबलाइज करेगा। जैसे सपोज कि मेरे पास में एक कार्बोकेटाइन है, मेरे पास एक कार्बोकेटाइन है और मैंने उसके साथ में, या ऐसा बनाने के बजाय हम इसको थोड़ा सा और अलग बनाते हैं, हम इसको थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं। देखो ये कार्बन है मेरे पास में, कार्बन की चेन है और यहाँ पर मेरे पास में सपोज़ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था और मैंने यहाँ पर ग्रुप लगा रखा है NO2 और एक मैंने ग्रुप लगा रखा है C और यहाँ पर मैंने लगा दिया है सपोज़ CN ग्रुप लगा दिया है ना। तो तुम्हें पता है कि यार ये वाला जो, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तुम्हें पता है कि यार ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये कैसा है, -I शो करने वाला ग्रुप है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचता है। सिमिलरली इसके अंदर जो CN ग्रुप है वो भी -I इफेक्ट शो करता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचता है। तो अब तुम खुद सोचो, ये जो कार्बोकेटाइन है और ये वाला जो कार्बोकेटाइन है, दोनों बेचारे कैसे गरीब हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और तुमने उनके बगल में दो ऐसे ग्रुप लगा दिए जो और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, उसको अनस्टेबल कर रहे हैं। बट अब मैं तुमसे ये पूछूं कि भाई नाइट्रो ग्रुप और CN ग्रुप में दोनों ही इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, तो मतलब दोनों ही अनस्टेबल कर रहे हैं उस कार्बोकेटाइन को। तो मैं अब तुमसे ये पूछूं कि बताओ ज़्यादा अनस्टेबल कौन है। ऑल्दो अनस्टेबल तो ये भी है, ये भी अनस्टेबल है और ये वाला भी अनस्टेबल है, बट मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कौन ज़्यादा अनस्टेबल है। तो ज़्यादा अनस्टेबल यहाँ पे नाइट्रो वाला होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम -I इफेक्ट देखें तो -I इफेक्ट नाइट्रो का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू -I इफेक्ट ऑफ CN ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये वैसी कहानी है कि भाई दो ख़राब चीज़ें दे दूँ मैं तुम्हें, ठीक है, और बोल दूँ कि भाई दोनों में से ज़्यादा ख़राब कौन सी है, तो ये भी ख़राब है और ये भी ख़राब है। बट हमें पता है कि क्योंकि नाइट्रो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है इसलिए वो ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा इस कार्बोकेटाइन को, ठीक है। एक कहानी तो मैं तुमसे ऐसे पूछ सकता हूँ, दूसरी कहानी मैं तुमसे कैसे पूछ सकता हूँ कि सपोज़ मैंने कार्बन की चेन बना दी और यहाँ मैंने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, फिर मैंने एक और कार्बन की चेन बनाई और यहाँ पे भी मैंने नाइट्रो ग्रुप लगाया, पर इस बार मैंने चेंज क्या किया, इसमें कार्बोकेटाइन को यहाँ बनाया और इसमें कार्बोकेटाइन को यहाँ बनाया। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है, वो तो ये भी खींचता है, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, नाइट्रो से जो जुड़ा हुआ कार्बन एटम है ना, जस्ट उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर मैंने क्या किया, नाइट्रो से जो जुड़ा हुआ ग्रुप है ना, उसके आगे वाले कार्बन एटम पे मैंने पॉजिटिव चार्ज लगाया हुआ है। तो मुझे पता है कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा कैसा होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, ठीक है। तो नाइट्रो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा वो C1 से सबसे ज़्यादा खींचेगा और C2 से रिलेटिवली कम खींचेगा। C1 ये C2। तो बताओ सबसे ज़्यादा -I का इफेक्ट कहाँ होगा नाइट्रो का, C1 पर होगा। तो इसका मतलब ज़्यादा अनस्टेबल कौन होने वाला है, ये वाला होने वाला है। तो इसका मतलब इस केस के अंदर जो हमारा ये वाला जो कंपाउंड है वो ज़्यादा अनस्टेबल होगा। ऑल्दो अनस्टेबल तो दूसरा वाला भी है, ठीक है ना, बट ये वाला ज़्यादा अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन एटम पे है जो नाइट्रो से डायरेक्टली लगा हुआ है, ठीक है। अब ऐसी ही चीज़ को ना मैं फ्री रेडिकल में बना सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, फ्री रेडिकल के लिए भी ऐसे ही कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, फ्री रेडिकल के लिए भी यही चीज़ बना सकता हूँ। भाई तुम जानते हो कि अगर मेरे पास में फ्री रेडिकल है और यहाँ पर फ्री रेडिकल है और मेरे पास में नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है और फिर मेरे पास में एक और फ्री रेडिकल है और उसमें यहाँ पे CN ग्रुप लगा हुआ है, तो मुझे पता है कि यार नाइट्रो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है एज़ कम्पेयर टू CN। तो नाइट्रॉन, और मुझे पता है कि ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना। ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि भाई जो फ्री रेडिकल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। नाइट्रो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, CN भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, पर नाइट्रो ज़्यादा खींच रहा है, तो नाइट्रो ज़्यादा खींच रहा है तो ये वाला ज़्यादा अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरी कहानी क्या हो सकती है हमारी कि भाई मैं 4 कार्बन एटम का लूँ और इसमें लगा दूँ नाइट्रो और यहाँ पे बना दूँ एक बार रेडिकल और इसमें भी वही 4 कार्बन एटम ले करके और इसमें नाइट्रो चिपका दें और इसमें क्या हो, बस रेडिकल यहाँ बनाओ।
तो अब तुम्हें पता है कि भाई यहाँ पे आंसर जो है वो किससे आएगा, डिस्टेंस डिपेंडेंस की वजह से। हमें पता है कि ये वाला ज़्यादा अनस्टेबल होगा, ये कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो सबसे ज़्यादा किस पे होगी, C1 पे होगी एज़ कम्पेयर टू C2, और ये वाला C2 जो है वो दूर है इस वाले नाइट्रो ग्रुप से, तो डेफिनेटली ये वाला कैसा होगा, रिलेटिवली स्टेबल होगा। तो ये स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू ये। अब देखो स्टेबिलिटी ना एक रिलेटिव टर्म है यार, ठीक है, मतलब मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ये चीज़ अनस्टेबल है, मुझे हमेशा उसको कंपैरिजन में कहना पड़ेगा कि अनस्टेबल है किसके रिस्पेक्ट में, या इन कंपैरिजन टू व्हाट। तो यहाँ पे हम इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, मुझे अनस्टेबिलिटी इन दोनों के बीच में बतानी है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना। ऑल्दो अगर देखा जाए तो ये भी अनस्टेबल है और ये भी अनस्टेबल है, बट दोनों में से ज़्यादा अनस्टेबल कौन है मैं वो पूछ रहा हूँ, ठीक है। चलो थर्ड पॉइंट देख लेते हैं भाई, थर्ड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। थर्ड हमारे पास आ जाए, मान लो कार्बेनायन आ गया, हमारे पास क्या आ गया, कार्बेनायन आ गया। तो मुझे पता है कि यार कार्बेनायन तो एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होती है, और मैंने क्या कहते हैं एक 4 कार्बन एटम की चेन बनाई, यहाँ पे नाइट्रो लगाया, अब मैंने यहाँ पे 4 कार्बन एटम लगाए और यहाँ पे CN लगाया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। पूछूं बताओ ज़्यादा स्टेबल कौन, नाइट्रो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा एज़ कम्पेयर टू CN। तो अगर नाइट्रो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है तो इसका मतलब वो ज़्यादा क्या करेगा, इसको स्टेबल करेगा। देखो कुछ तुम ऐसा समझो कि नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा डिस्प्लेस्ड होगा ना उतना स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो नाइट्रो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है ना, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है एज़ कम्पेयर टू CN, तो इसका मतलब ये वाली कहानी ज़्यादा स्टेबल होगी एज़ कम्पेयर टू ये वाली। स्टेबल तो दोनों है, स्टेबल तो ये भी है और स्टेबल ये भी है, बट दोनों के रिस्पेक्ट में अगर मैं इन दोनों कंपेयर करूं तो ये वाला मोर स्टेबल है। क्या है, मोर स्टेबल है, ठीक है। ऑल्दो ये भी स्टेबल है दूसरा वाला भी, बट ये वाला जो है वो मोर स्टेबल है, ठीक है। सिमिलरली मान लो मैं अब इसमें एक कंडीशन जनरेट कर दूं कि भाई मान लो मैंने ये बनाया, नाइट्रो ग्रुप यहाँ लगाया, फिर इसमें मैंने ये लगाया और इसमें नाइट्रो ग्रुप को यहीं पे चिपका करके एक बार नेगेटिव चार्ज को यहाँ लेके आया और एक बार, सॉरी इसको थोड़ा उल्टा कर देते हैं, इसमें नेगेटिव यहाँ लगाया, इसमें नेगेटिव यहाँ लगाया। अब तुमसे मैंने पूछा कि भाई बताओ ज़्यादा स्टेबल कौन, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जस्ट उस कार्बन एटम पर है, या नेगेटिव चार्ज जस्ट उस कार्बन एटम पर जो नाइट्रो से डायरेक्टली लगा हुआ है, तो ये रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल होगा। ये क्या होगा, रिलेटिवली मोर स्टेबल, ठीक है। स्टेबल दोनों है, माइंड यू दोनों स्टेबल हैं ये दोनों, बट ये वाला ज़्यादा स्टेबल है और ये कैसा है, ये मेरे पास लेस स्टेबल है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इनमें गलतियां करते हैं, ठीक है। ऑल्दो इंडक्टिव इफेक्ट ना समझने में लोग बोलते हैं हाँ भाई इंडक्टिव में तो हमें आता है, सब सर्व ज्ञाता हैं हम इंडक्टिव के, ठीक है, बट ये बात ध्यान रखना इंडक्टिव में समझने लायक चीज़ें बहुत हैं, लोग गलतियाँ कर देते हैं उसके अंदर भी। तो ये मैंने -I के बारे में जो चीज़ें अभी मैं बता सकता था वो मैंने बताई। अब आगे जैसे जैसे चीज़ें और यूज़ होती जाएंगी तब उनको वहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो अभी तुम्हें क्या करना है, इसको आराम से देखना है और खुश रहना है। चलो, और बाकी ये है जो मैं हर बार बोलता ही हूँ कि भाई अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि हाँ यार आप चीज़ें सीख रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि यार देखो इंडक्टिव इफेक्ट आप कहीं भी किसी भी बुक वगैरह में देखोगे तो आपको ऐसे दिखेगा कि हाँ भाई छोटा सा कंटेंट है, आप पढ़ लेते हो, आप खुश हो जाते हो, आपको लगता है कि हाँ भाई मैंने बहुत सीख लिया, ठीक है। बट आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो हम सीखने के ऊपर ना ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कंटेंट यूज़फुल लगता है ना, तो आप प्लीज़ इसको एक बार थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, सपोर्ट एक्सटेंड करो। आपको कुछ जाएगा नहीं, आपको जस्ट लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ में, और आपको सब्सक्राइब करना है, बस सीधी सी बात है। कम काम है आपको बहुत कम काम है, ज़्यादा काम तो मेरी तरफ है, तो आपको कम काम है तो वो आप करके दिखाओ ना मेरे को। आप बस आराम से समझो, और आपको वन टाइम काम करना है, वो है सब्सक्राइब करने का, वो कर दो आप, ठीक है। चलो।